हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है कि बहुत नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स होते हैं, वह कैस्केडेड कनेक्टेड होते हैं। कैस्केडेड यानी आउटपुट ऑफ फर्स्ट एम्पलीफायर इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ सेकंड एम्पलीफायर, या कह सकते हैं कि फर्स्ट एम्पलीफायर या फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है वह नेक्स्ट स्टेज के सेकंड स्टेज के इनपुट से कनेक्ट होगा। किसके द्वारा? कंप्लीट डिवाइस के द्वारा वह कनेक्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ये सारी स्टेज आपस में कंप्लीट डिवाइस के द्वारा कनेक्टेड होती है। आउटपुट ऑफ फर्स्ट एम्पलीफायर इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ सेकंड एम्पलीफायर एंड सो ऑन। ये जो कपल कर रहे हैं हम, वो कपलिंग किसके द्वारा की जाती है? रेसिस्टर लगा सकते, रेसिस्टर कैपेसिटर के द्वारा कपलिंग होती है, ट्रांसफार्मर के द्वारा कपलिंग होती है। कहने का मतलब फर्स्ट या डायरेक्ट अपन फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, या फर्स्ट स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में अपन डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, या आरसी कपलिंग के द्वारा जो जोड़ सकते हैं, या ट्रांसफार्मर कपलिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पहले स्टेज का जो आउटपुट है या फर्स्ट एम्पलीफायर का आउटपुट है उसको नेक्स्ट एम्पलीफायर के इनपुट से कनेक्ट करेंगे या उससे कपल करेंगे। किसके द्वारा? कपलिंग के द्वारा, कपलिंग डिवाइस के द्वारा। तो डायरेक्ट कपलिंग, तीन प्रकार की कपलिंग होती है: डायरेक्ट कपलिंग, आरसी कपलिंग और ट्रांसफार्मर कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग में कोई डिवाइस नहीं होगा, उसको सीधा फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकेंड स्टेज के आउटपुट से या सीधा कनेक्ट कर देंगे, सेकेंड स्टेज से फिर थर्ड स्टेज में भी सीधा, ऐसे सारी स्टेजें डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगी। आरसी कपलिंग में क्या होगा कि रेसिस्टर और कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। हम कैपेसिटर लगाएंगे फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के बीच में, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बीच में कैपेसिटर लगाएंगे। तो कैपेसिटर के द्वारा फर्स्ट स्टेज का आउटपुट से दूसरे स्टेज के इनपुट को जोड़ा जाएगा। और ट्रांसफार्मर कपलिंग में ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये हम एम्पलीफायर की स्टेजों को जोड़ क्यों रहे, बहुत सारे एम्पलीफायरों को आपस में कैस्केड क्यों कर रहे हैं? इसलिए कैस्केड कर रहे हैं क्योंकि जो एक एम्पलीफायर के द्वारा जो गेन प्रोड्यूस होता है, जो गेन होता है वो सफिशिएंट नहीं होता। तो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए, सिग्नल की स्ट्रेंथ यानी क्षमता को बढ़ाने के लिए, सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एम्पलीफायर होते हैं, वो आपस में कैस्केड फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, जिससे गेन ज़्यादा मिलता है। क्योंकि एक एम्पलीफायर से गेन इतना ज़्यादा नहीं मिलता, तो बहुत सारे एम्पलीफायर आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में कैस्केड करते हैं कपलिंग के द्वारा, जिससे हमको ज़्यादा गेन प्राप्त होता है, जिससे हमारा जो आउटपुट है वो अच्छा एम्पलीफाई होता है, ज़्यादा एम्पलीफाई होगा और हमें आउटपुट में जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट है मल्टी स्टेज जो एम्पलीफायर होता है। ये एम्पलीफायर का ये सिंबल है A1 एम्पलीफायर, ये A2 एम्पलीफायर, A3 एंड सो ऑन AN एम्पलीफायर। ये इनपुट वोल्टेज Vi, ये आउटपुट वोल्टेज V0। अब ये फर्स्ट एम्पलीफायर A1 है और इसका जो गेन है वो माना कि गेन है इसका AV1, इसका गेन है वो AV1 है, इसका वोल्टेज गेन सेकेंड का वोल्टेज गेन AV2, थर्ड का AV3 एंड सो ऑन। तो जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है, जो पूरे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का जो ओवरऑल गेन है, वो गेन क्या होगा? वो प्रोडक्ट होगा इंडिविजुअल एम्पलीफायर के गेन के। इंडिविजुअल एम्पलीफायर का जो गेन होगा उसके प्रोडक्ट होगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का गेन। तो इनका वोल्टेज गेन क्या होता है? AV इक्वल टू AV1 इंटू AV2 इंटू AV3 एंड सो ऑन AVN। nth एम्पलीफायर है उसका जो गेन है वो AVN है। तो यहाँ से क्या होगा? ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या होगा? टोटल वोल्टेज गेन क्या होगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का? AV1 इंटू AV2 इंटू AV3। तो ये था मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अब हम इसके कपलिंग के आधार पे जो तीन प्रकार के मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे RC कपल्ड एम्पलीफायर, फिर डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर पढ़ेंगे और ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में क्या होगा कि फर्स्ट जो एम्पलीफायर है, ये ट्रांजिस्टर है T1
ये है T2। तो इसमें क्या करेंगे, जो T1 ये ट्रांजिस्टर और T2 उन दोनों T1 का जो आउटपुट है कलेक्टर से जो आउटपुट मिला उसको सीधा बेस से जोड़ देंगे। यहाँ पे कोई भी हमने कैपेसिटर या ट्रांसफार्मर बीच में नहीं लगाया, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट कपलिंग। कहने का मतलब जो ये ट्रांजिस्टर T1 का आउटपुट है उसको सीधा बेस में ट्रांजिस्टर T2 के इनपुट से कनेक्ट किया है, बेस इनपुट से कनेक्ट किया है और सीधा जोड़ा है। यहाँ पे कोई भी बीच में ना तो कैपेसिटर है ना ट्रांसफार्मर है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कपलिंग। ये जो है R1 R2 पैरेलल, ये R1 R2 लगाए हैं हमने, RC और RE ये जो है ये पूरा ये क्या है, RE एम्पलीफायर है, ये क्या है, सॉरी CE एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, सेकंड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। तो हम कह सकते हैं ये 2 स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, जिसमें क्या है कि हमने ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर से जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट सीधा कहाँ जा रहा है, बेस ट्रांजिस्टर T2 के बेस में जा रहा है, बेस से कनेक्ट बेस में जा रहा है। यहाँ पे हमने बेस में इनपुट सिग्नल VI अप्लाई करते हैं और आउटपुट ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर से लेते हैं। तो ये 2 स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर पहला और ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सेकेंड। यहाँ पे ये क्या होगा, तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं फर्स्ट। पहले ये लिखा है DC एम्पलीफायर इज एट वेरी लो फ्रिक्वेंसी, या बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी पे यूज़ करते हैं इसको, लेस देन 10 हर्ट्ज पे। हम इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं। वर्किंग क्या है, जैसे अपन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की वर्किंग हमको मालूम है, वह उसका जो आउटपुट होता है वो आउटपुट क्या होता है, जो इनपुट सिग्नल का 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। तो V01 क्या होगा, V01 जो ट्रांजिस्टर T1 का जो कलेक्टर के द्वारा जो आउटपुट लिया गया वो V01 क्या होगा, V01 इक्वल टू ये होगा AB1, यहाँ ट्रांजिस्टर T1 का वोल्टेज गेज AB1 इंटू VI और माइनस आएगा क्योंकि ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट पर प्रोड्यूस कर रहा है। तो V01 इक्वल टू क्या होगा, माइनस में AB1 इंटू VI, ये होगा ट्रांजिस्टर T1 का वोल्टेज गेन। ये जो है V01 जो ट्रांजिस्टर T1 का आउटपुट है वह ट्रांजिस्टर T2 के लिए क्या होगा, वो बेस में जा रहा है सीधा, तो ट्रांजिस्टर T2 के लिए ये इनपुट होगा। तो ट्रांजिस्टर T2 का आउटपुट क्या होगा, V02 इक्वल टू क्या होगा, AV2, ट्रांजिस्टर का जो वोल्टेज गेन है वो AV2 इंटू यहाँ V01 और वह माइनस में आएगा। तो ये जो पहले से माइनस में था यहाँ पे फिर 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टोटल 360 डिग्री फेज शिफ्ट, या कह सकते हैं कि फेज शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि फेज शिफ्ट 2 बार हो गया 180 डिग्री, यहाँ पे भी 180 डिग्री, तो 360 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, AV2 प्लस में AV2 इंटू V01, तो यहाँ पे माइनस ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ये 180 डिग्री, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये कॉमन एमिटर सेकंड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर फर्स्ट, दोनों स्टेजों को आपस में डायरेक्ट कपल किया है। तो जो ओवरऑल वोल्टेज गेन, वह ओवरऑल वोल्टेज गेन हमने अभी देखा था कि ये जो क्या होता है, ओवरऑल वोल्टेज गेन इंडिविजुअल एम्पलीफायर का प्रोडक्ट होता है, इंडिविजुअल एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन का प्रोडक्ट होता है AV1 इंटू AV2। तो यहाँ पे इसका वोल्टेज गेन है AV1, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर पहले का ट्रांजिस्टर T1 का है AV1, T2 का है AV2, तो ओवरऑल वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा, AV1 इंटू AV2 बराबर आउटपुट वोल्टेज V0 बटे इनपुट वोल्टेज VI, V0 बटे VI, या आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू वोल्टेज गेन AV ओवरऑल वोल्टेज गेन इंटू इनपुट VI। ये था डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। अब हम इसके फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बाद में देखेंगे, अपन अभी अब देख लेते हैं RC कपल्ड एम्पलीफायर। RC कपल्ड एम्पलीफायर से देखने से पहले हम इसके लिए लोडिंग इफेक्ट पढ़ लेते हैं। लोडिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे बहुत सारे एम्पलीफायर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो कनेक्टेड करते हैं हम कपलिंग के द्वारा, लेकिन इसमें क्या होता है जब ये कपलिंग के द्वारा कनेक्ट करते हैं, लेकिन जब ऐसे एम्पलीफायर को आपस में कैस्केड करते हैं तो जो एम्पलीफायर जैसे फर्स्ट और सेकंड आपस में कनेक्ट है, तो जो
एम्पलीफायर फर्स्ट का जो आउटपुट है वो एम्पलीफायर सेकंड के इनपुट से कनेक्ट है, और एम्पलीफायर फर्स्ट का जो ये लोड रेजिस्टेंस RL है और एम्पलीफायर 2 का ये इनपुट रेजिस्टेंस है RI2। तो जो एम्पलीफायर का 1 का क्या होगा, जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस होगा, जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, जब दोनों आपस में कैस्केड करते हैं तो ये क्या होगा, RL डैश क्या है, एम्पलीफायर फर्स्ट का इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, RL डैश इक्वल टू RL पैरेलल RI2 क्या है, एम्पलीफायर सेकंड का इनपुट रेजिस्टेंस है, वह इसको अकाउंट करेंगे, इसको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये आपस में कैस्केड करते हैं तो ये इसके पैरेलल में आ जाता है, तो ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा RL पैरेलल RI2। तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस एम्पलीफायर फर्स्ट का हो जाएगा RL डैश इक्वल टू RL पैरेलल RI2। तो ये क्या होगा, लोडिंग इफेक्ट क्या होता है कि यदि एम्पलीफायर सेकंड का इनपुट रेजिस्टेंस स्मॉल है, यदि इसकी वैल्यू कम है, ये इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो RL डैश होगा वह उसका मान भी कम हो जाएगा, RL डैश जो एम्पलीफायर फर्स्ट का लोड रेजिस्टेंस है इफेक्टिव, उसका मान कम हो जाएगा। अगर इसका मान कम हो गया RL डैश का, तो जो गेन है एम्पलीफायर फर्स्ट का जो गेन है वह गेन भी कम हो जाएगा, और यही लोडिंग इफेक्ट कहलाता है। तो लोडिंग इफेक्ट के कारण गेन कम क्यों हुआ, क्योंकि एम्पलीफायर सेकंड का जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसका मान कम है, और वह उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब उसको कैस्केड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, लोड रेजिस्टेंस इंटू एम्पलीफायर फर्स्ट का लोड रेजिस्टेंस और एम्पलीफायर सेकंड का इनपुट रेजिस्टेंस, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और इसका अगर वैल्यू कम होगी, एम्पलीफायर सेकंड के इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, तो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस का मान कम होगा, और ओवरऑल वोल्टेज जो गेन है एम्पलीफायर फर्स्ट का जो गेन है वह गेन कम हो जाएगा। तो ये लोडिंग इफेक्ट कहलाता है। और लोडिंग इफेक्ट से बचने के लिए क्या करते हैं हम, एम्पलीफायर सेकंड का इनपुट है, या जो एम्पलीफायर हम जो भी एम्पलीफायर काम में ले रहे हैं उसका हायर इनपुट रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा एम्पलीफायर हम लेते हैं जिसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई हो, जिससे लोडिंग इफेक्ट नहीं होगी। अब हम पढ़ लेते हैं RC कपल्ड एम्पलीफायर। RC कपल्ड एम्पलीफायर में वही कॉमन 2 स्टेज कॉमन ओमीटर एम्पलीफायर है। ये कॉमन ओमीटर एम्पलीफायर फर्स्ट, ये कॉमन ओमीटर एम्पलीफायर सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या किया, जो ट्रांजिस्टर T1 है उसके जो कलेक्टर से आउटपुट ले रहे हैं वो आउटपुट किससे कनेक्ट हो रहा है, बेस से। लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, कैपेसिटर है। वहाँ पे सीधा कनेक्ट था, यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा ट्रांजिस्टर T1 के आउटपुट को ट्रांजिस्टर T2 के बेस से कनेक्ट करते हैं। ये R1 R2 RC RE ये कॉमन ओमीटर एम्पलीफायर फर्स्ट, ये T2 R1 R2 RC RE ये कॉमन ओमीटर एम्पलीफायर सेकंड। यहाँ पे एक नई चीज़ है कि जो अमीटर रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगाया, अमीटर कैपेसिटर लगाया है, और यहाँ पे भी अमीटर कैपेसिटर लगाया है। और ये दो ट्रांजिस्टर T1 और T2 के बीच में कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा हमने कपल किया है, पहली स्टेज से नेक्स्ट स्टेज, मतलब पहले एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर को कपलिंग डिवाइस किया है। यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा हमने जोड़ा है। यहाँ पे बेस से ये कपलिंग कैपेसिटर वही यहाँ पे, और यहाँ से आउटपुट से ये कपलिंग कैपेसिटर से हम आउटपुट लेंगे वी आउट, और यहाँ पे वी आई इनपुट सिग्नल। यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर क्या कर रहा है, आउटपुट ट्रांजिस्टर T1 या फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को इनपुट बेस के T2 से कपल कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे कॉमन ये जो अमीटर कैपेसिटर है, अमीटर कैपेसिटर को हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि जो RE जो रेजिस्टेंस है उसको बाईपास कर सके। बाईपास करने का मतलब, जब इसकी AC सिग्नल हाई AC सिग्नल होगा या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी सिग्नल की, तब कैपेसिटर किसकी तरह व्यवहार करेगा, तब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। शॉर्ट सर्किट करेगा तो ये RE और इसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये दोनों, तो RE क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट है वह RE जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, RE से जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है करंट का, क्योंकि अब तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगाते हैं, ये कपलिंग कैपेसिटर, अमीटर कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या होगा, अमीटर कैपेसिटर यूज़ नहीं करते हैं तो जो करंट होगी वह
रजिस्टर अमीटर रेजिस्टेंस से जाएगी और अमीटर रेजिस्टेंस से जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू आर ई होगा और वह वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव फीडबैक होगा। कहने का मतलब वापस इनपुट में जाएगा और जो वोल्टेज गेन है वह घट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक से वोल्टेज गेन घटता है। यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक वापस इनपुट में गया, ये वोल्टेज ड्रॉप आई आर ई माइनस में वापस यहाँ पे जाएगा इनपुट में, तो जो वोल्टेज गेन है वह घट जाएगा। तो वोल्टेज गेन घटने से बचाने के लिए हम गेन को ओवरऑल बढ़ाना चाहते हैं, हमारे गेन बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गेन घट गया अमीटर रेजिस्टेंस लगाने से। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके पैरेलल में हमने अमीटर कैपेसिटर लगाया है। तो ये क्या करेगा, ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये आर ई को बाईपास कर देगा। कहने का मतलब जो करंट यहाँ पे अमीटर रेजिस्टेंस से नहीं जाएगी वह करंट यहाँ इसकी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह जीरो हो जाएगा, ये इसको बाईपास कर देगा। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये शॉर्ट सर्किट हो गया, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटर का मान क्या होगा, जो कैपेसिटी का वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वह कम होगा, बहुत कम होगा। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जीरो की तरफ जाएगा, तो इसको हम कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट की तरफ मान सकते हैं। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट इससे जाएगी, आर ई रेजिस्टेंस से नहीं जाएगी, करंट शॉर्ट सर्किट के थ्रू जाएगी। यहाँ पे पूरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, करंट यहाँ से इस पाथ से जाएगी और यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी। कहने का मतलब यहाँ जो आर ई का क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वह होगा 0। तो यहाँ पे इनपुट में कोई वोल्टेज वापस में नहीं जाएगा, नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा, तो वोल्टेज गेन कम नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे अमीटर कैपेसिटर लगाया ये जो, और यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है, ये कपल करता है, और ये क्या करता है, कपल ये डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। कैपेसिटर आपको पता ही है, लो फ्रिक्वेंसी होगी उसको ब्लॉक करेगा और हाई फ्रिक्वेंसी को पास करेगा। तो ये एक तरह का डीसी आइसोलेशन बोलते हैं, एक तरह का आइसोलेशन है। ये अगर डीसी यहाँ से अगर यहाँ पे पास हो गई तो ये क्या करती है, ये जो नेक्स्ट स्टेज है उसको, उसके बाइसिंग कंडीशन को इफेक्ट करेगी, जिसके कारण यहाँ पे क्यू पॉइंट है वो शिफ्ट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए कपलिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। वो क्या करती है, डीसी को ब्लॉक करती है, तो यहाँ पे केवल और केवल एसी जाएगी इसके इनपुट के बेस में, इससे बाइसिंग कंडीशन इफेक्ट नहीं होगी। तो एक तरह का आइसोलेशन है। इसकी वर्किंग सेम वही है, 2 स्टेज एम्पलीफायर है, ये 2 स्टेज कॉमन अमीटर एम्पलीफायर है। तो इसकी वर्किंग क्या है, 2 स्टेज कॉमन अमीटर एम्पलीफायर की वही सेम जो वर्किंग है वही। ये यहाँ पे इसका जो आउटपुट मिलेगा वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा और यहाँ पे भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। तो वापस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे वापस प्लस आ जाएगा 360 डिग्री फेज शिफ्ट होने पर। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वही, जो टोटल आउटपुट होगा वही प्रोडक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट लगभग होगा, लेकिन वो अपन कह नहीं सकते वो पूरा जैसे टोटल प्रोडक्ट नहीं होगा। जैसे वहाँ पे हो रहा था कि AV1 इंटू AV2, आउटपुट वोल्टेज जो V आउट है वो क्या होगा, AV1 इंटू AV2 इंटू VI। यहाँ पे लगभग जो दोनों ट्रांजिस्टर इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर है उनके वोल्टेज गेन के गुणन में नहीं होगा, वह जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है वह क्या होगा, लगभग हम कह सकते हैं AV1 इंटू AV2 होगा, लेकिन एग्जैक्ट AV1 इंटू AV2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोडिंग इफेक्ट है, लोडिंग इफेक्ट जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था, लोडिंग इफेक्ट के कारण जो वोल्टेज गेन घट जाता है, वोल्टेज गेन घट जाता है। इसके कारण जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है वह बढ़ता तो है, लेकिन वो प्रोडक्ट में वोल्टेज गेन हमको नहीं मिलेगा। जैसे AV1 इंटू AV2 लगभग होगा, हम एग्जैक्ट नहीं होगा AV1 इंटू AV2 ओवरऑल वोल्टेज गेन। यहाँ पे ये था RC कपल्ड एम्पलीफायर। यहाँ पे RC कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम अब नेक्स्ट RC कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पढ़ेंगे।